नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। किस तरह से देखते हैं आप पहले 100 दिनों को? वैसे तो किसी भी सरकार के लिए 100 दिन का कार्यकाल समय बहुत कम होता है, लेकिन ये वो सरकार है जो पिछले 10 साल से चली आ रही है और बार बार ये कहा भी जा रहा है कि कंटिन्यूटी की सरकार है। जो पॉलिसीज़ 2014 में तय कर दी गई थी उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस पहले 100 दिन में क्या आपको लगता है कि जो बातें की गई थी जनता से 2024 के लोकसभा चुनाव में, उन वादों को पूरा किया गया है या उस दिशा में कुछ काम हुआ है? पहले तो अखिलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पष्ट जो उल्लेख और जो संकल्प उन्होंने लिया था कि 10 साल सरकार में रहने के बावजूद ये 5 साल तीसरा टर्म, मतलब हमें 3 गुना ज़्यादा मेहनत करना होगा, 3 गुना ज़्यादा शक्ति हमें लगानी होगी। और अगर 3 गुना ज़्यादा मेहनत हमने लगाई है, 3 गुना ज़्यादा शक्ति लगाई है, तो 3 गुना ज़्यादा रिजल्ट भी हमें देश की जनता को देना होगा। नंबर 1, उन्होंने एक सख्त नियम रेखांकित किया कि हाई गोल्स, हाई परफॉर्मेंस, हाई गोल्स और हाई परफॉर्मेंस के साथ हाई इम्पैक्ट। और इसी के तहत हम भारत के हमारे जो 3 संकल्प हैं, और वो 3 संकल्प को मैं दोहराना चाहता हूँ। भारत को आत्मनिर्भर बनाना, भारत को 2047 तक विकसित भारत में परिवर्तित करना, और दोनों के साथ साथ भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना, तभी ये संभव हो पाएगा। और इस संकल्प में, इस संघर्ष में सरकार के साथ साथ 140 करोड़ देश की जनता भी अपना योगदान दे, ताकि ये पूर्ण रूप से हमें इसे संकलित करके रियलिटी में हमें बदलना है। 100 दिन की आपने बात की जी। किसी भी सरकार के 100 दिन में आप पहले देखोगे कि मंत्रालय में मंत्री और अफसरगण अपने आप को सिस्टम के साथ एक साथ मिलाने में समय लग जाता है। लेकिन 100 दिन के अंदर एक 10-10 दिन की अकाउंट प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ली है। टारगेट्स उन्होंने 100 दिन के लिए सेट किए। पिछले लोकसभा चुनाव में जाने के पहले सारे सचिवों के साथ, ताकि जब शपथ लिया गया मंत्री के रूप में या अफसर के रूप में, आप यू हिट द ग्राउंड रनिंग, दौड़ते दौड़ते आप शुरुआत करो। और अगर आप कहीं भी आप देखो, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को आप देखो, आज करीब करीब 11 लाख 100 दिनों में लखपति दीदी आज बन चुकी हैं। करीब 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह के साथ देश में आज अग्रसर हो रही हैं। महिलाओं के लिए इस बजट में 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुद्रा के ऋण में बढ़ोतरी की गई है, जो 10 लाख रुपए तक सीमा होती थी उसे 20 लाख रुपए तक लिया गया है, ताकि चाहे हम महिलाओं की बात करें, चाहे युवा पीढ़ी की बात करें, एक नई सोच और विचारधारा प्रधानमंत्री जी लेके आए कि नौजवानों की कौशल विकास के लिए एक नई सोच और विचारधारा। हमारे करीब करीब 406 नए एकलव्य विद्यालय की शुरुआत भी हो चुकी है, जहां करीब करीब 1,23,000 हमारे नौजवानों को प्रवेश भी मिला है। और उसी के साथ 4 करोड़ नौजवानों को कौशल विकास देने के लिए नई योजना की भी शुरुआत प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। इसी के साथ अगर आप देखो कि हमारे सामाजिक विकास की हम बात करें, पीएम जनमन योजना के आधार पे 11 मुद्दों पर संपूर्ण सैचुरेशन 63,000 गाँव में आज हो चुका है। और हर एक गाँव में एक एक आदिवासी क्षेत्र में चाहे मूलभूत सुविधाएं हों, उनकी पूर्ण रूप से क्रियान्वयन आज हो रही है। उसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का हमने संकल्प लिया था। 3 करोड़ घर प्रधानमंत्री जी ने कहा था इस कार्यकाल में 5 साल में हम करके बताएंगे। बजट का आवंटन कैबिनेट में किया गया है। 1 करोड़ शहरी आवास,
2 करोड़ ग्रामीण आवास और करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट का आवंटन हो चुका जी। और वहीं अधोसंरचना की अगर आप बात करोगे तो जहां करीब 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति मिली है, 8 हाई प्रोफाइल नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट 50,000 करोड़, 8 रेलवे के प्रोजेक्ट 24,000 करोड़, 15 नए वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया है और उसी के साथ साथ अधोसंरचना में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए के 25,000 गांवों में सड़क जुड़वाने का कार्य करीब करीब 62,000 किलोमीटर का प्रावधान किया गया है। किसानों के विकास के लिए और प्रगति के लिए 17वीं किश्त प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 9 करोड़ 30 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए सीधा सीधा उनके खाते में पहुंचाया गया है। जी। 109 नए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स दिए गए हैं भारत के एक एक किसान को और उसी के साथ बड़ी बड़ी सिंचाई की योजना पोलावरम की तरह और उसी के साथ साथ अधोसंरचना में भी कृषि के क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी की गई है। तो 100 दिन का अगर आप समय देखो तो एक एक क्षेत्र में नई नई प्रगति की गई है और मेरे विभाग में भी, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो, नई योजनाओं की शुरुआत की गई है और क्रियान्वयन भी किया गया है। लेकिन सिंधिया साहब, विपक्ष जो है वो प्रभावित नहीं है। वो ये कह रहा है कि ये जो पहले 100 दिन है, ये बता रहे हैं कि सरकार कमज़ोर है, पहले की तरह नहीं है क्योंकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, सहयोगी दलों पर निर्भर है और यही कारण है कि एक के बाद एक फैसले करते तो हैं लेकिन फैसले वापस भी ले लेते हैं। वो इसको यू टर्न की सरकार बोलते हैं। देखिए, जो स्वयं यू टर्न के रूप में जाने गए हैं पूरे देश के अंदर और जिनको स्वयं जनता ने नकार दिया है, उनको आप कैसे सेटिस्फाई करोगे? हमारा लक्ष्य है देश की जनता को सशक्त बनाना, देश की जनता को नई ऊर्जा देना, भारत को आगे बढ़ाना और उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए रात और दिन और रात प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब पूर्ण रूप से संकल्पित हैं और लगे हुए हैं। जहां तक जिस विपक्षी दल की आप बात कर रहे हो जी। जो यू टर्न की बात करती है, अगर उस विपक्षी दल की संख्या आप देख लो, एक चुनाव में नहीं, 2024 के चुनाव में नहीं, आप 2014 के चुनाव में देख लो, 2019 के चुनाव में देख लो और 2024 के चुनाव में देख लो और तीनों चुनावों के आंकड़े आप साथ मिलाकर एक ही चुनाव में उनको बोनस के रूप में भी दे दो, तब भी वो भारतीय जनता पार्टी के 240 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। तो कृपा करके उस विपक्षी दल को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। किसी को और को उंगली दिखाने के पहले हम भूल जाते हैं कि जब हम उंगली दिखाते हैं तो एक उंगली अखिलेश जी की तरफ है लेकिन 3 उंगली मेरे तरफ है जी। और शायद ये उदाहरण उनको अगर आप मेरे तरफ से बोल दें तो शायद एक नई सोच और विचारधारा उनमें उत्पन्न हो पाए। आपने शुरुआत में कहा सिंधिया जी की आत्मनिर्भरता, जो 3 बातें आपने बताई उसमें एक आत्मनिर्भरता की बात भी आपने कही है। दूरसंचार के क्षेत्र में जो आपकी नए नियम आपने बनाए हैं उसमें 36 ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें कि आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, इसलिए क्योंकि मेक इन इंडिया उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये कदम क्या है, इसके पीछे क्या सोच है और इससे किस तरह से देश में उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा? प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट सोच है कि भारत में केवल टेलीकॉम सर्विसेज को उत्पन्न नहीं करना है, लेकिन भारत को एक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के गुरु के रूप में स्थापित करना है। और उसी सोच और विचारधारा के साथ प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि जब BSNL अपनी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी 4G की रोल आउट करेगी तो वो भारतीय अनुसंधान के आधार पर भारतीय कंपनी के द्वारा उत्पादित टेलीकॉम इक्विपमेंट होना ही चाहिए। और आज गर्व से मैं आपके चैनल पे कह सकता हूं और आपके द्वारा हमारे दर्शकों को भी निवेदन कर सकता हूं कि भारत ने अपना 4G स्टैक को इस्टेब्लिश कर लिया है। 4 कोर्स हमारे बन चुके हैं, ऑलरेडी फंक्शनिंग है।
हमारा लक्ष्य है कि अगले साल के मध्य तक 1 लाख टावर 4G के हम लोग स्थापित करेंगे BSNL के अंतर्गत। आज की तारीख तक हमने 32,000 टावर स्थापित कर दिए हैं। पिछले 100 दिन में करीब करीब 25,000 टावर स्थापित हो चुके हैं भारत के डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी के आधार पर, और उसी के लिए हम PLI स्कीम भी लेके आए थे। PLI स्कीम के अंतर्गत 42 कंपनियों ने निवेश किया है, 3,700 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, करीब करीब 51,000 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ है, और उसी के साथ करीब 15,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है, और 18,000 नए रोजगार के अवसर का सृजन हुआ है। तो यही एक गेम प्लान है कि भारत में नया अनुसंधान बढ़े, भारत में नया प्रोडक्शन बढ़े, भारत में नया रोजगार बढ़े, और भारतीय टेक्नोलॉजी विश्व व्यापक हो। और आज भारत केवल 6वां देश है पूरे विश्व में जिसने अपनी 4G टेक्नोलॉजी को स्थापित कर दी है। और इसलिए मैं कहता हूं कि 4G में हम विश्व के पीछे चल रहे थे, 5G में हम विश्व के साथ चल रहे हैं, और 6G में हम विश्व का नेतृत्व करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, और उस संकल्प की पूर्ति करने के लिए हम पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। एक जो दूसरा विषय जो कि आम लोगों से जुड़ा हुआ है वह है स्पैम कॉल्स का। आए दिन जो है लोग परेशान करते हैं फ़ोन करके मार्केटिंग के लिए। इससे निपटारे के लिए, निजात पाने के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि कई सारे नियम तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन आपने अभी भी बिल्कुल सही कहा। और जैसे आप भी उपभोक्ता हैं टेलीकॉम सर्विस के, मैं भी उपभोक्ता हूँ, चाहे मैं मंत्री हूँ। और ये स्पैम कॉल्स की परेशानी केवल आपको परेशान नहीं करती, हमको भी परेशान करती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ TRAI को, हमारे रेगुलेटर को। उन्होंने नियम निकलवाया है कि केवल उन टेलीमार्केटर्स को प्रवेश दिया जाए और अलाउ किया जाए जिनको पूर्ण रूप से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने पूरी तरह से क्लियर किया है और चेक किया है। और पिछले करीब 1 महीने में करीब 18 लाख ऐसे मोबाइल नंबर्स और कई कोड्स पर हम लोग ने ब्लैकलिस्ट करके काटे भी हैं। और ये प्रवृत्ति और ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक आप और हमें ऐसे परेशानियों से निजात न मिले। दूसरी सिस्टम जो TRAI भी इनलिस्ट कर रही है कि आज तक नियम ये होता था कि आपको टेलीकॉम कंपनी से कहना पड़ता था कि भैया कृपा करके मेरा नंबर ऐसे कॉल्स के लिए ब्लॉक कर आप अनुमति मत देना। तो मुझे ऑप्ट आउट करना पड़ता था। ये आपकी जिम्मेदारी होती थी। तो जिम्मेदारी मेरी है, जबकि जिम्मेदारी होनी चाहिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की। तो अब वो नियम भी TRAI ने बदल दिया है कि वो अब ऑप्ट इन होना चाहिए, कि आपको उपभोक्ता से पूछना चाहिए कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। और केवल जो उपभोक्ता कहे कि मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे ये कॉल्स आप जरूर मुझे दिलवाइए, केवल उनको ऑप्ट इन के आधार पर अलाउ किया जाएगा। पूर्वोत्तर की भी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में PM नरेंद्र मोदी का बहुत ध्यान, फोकस रहा है पूर्वोत्तर पर, तो इसको आगे किस तरह से बढ़ाया जाए? और जो वहाँ परिस्थितियाँ हैं, क्या आपकी नज़र उन पर भी है कि किस तरह से उनको सुधारा जाए, खासतौर से मणिपुर में? या पूर्वोत्तर में सदैव पूर्वी उत्तर राज्यों को देश का आखिरी स्तंभ के रूप में माना जाता था, जबकि मैं मानता हूं कि उस क्षेत्र से ये घोर अन्याय था। प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये स्थापित कर दिया और संकल्प ले लिया कि पूर्वोत्तर देश का पहला स्तंभ है, आखिरी स्तंभ नहीं। जिस अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की पहले किरण झलकती है, उस अरुणाचल प्रदेश को और उस उत्तर पूर्वी क्षेत्र को देश का पहला स्तंभ बनाना ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प था। और पिछले 10 वर्षों में जो एक विशाल परिवर्तन आया है, जिस पूर्वोत्तर में केवल 9 हवाई अड्डे थे, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में 75 वर्ष के बाद एक हवाई अड्डा भी नहीं था। आज उस पूर्वोत्तर राज्यों में, 8 राज्यों में 9 से बढ़कर 17 हवाई अड्डे बन चुके हैं। हाईवेज के क्षेत्र में करीब करीब डबलिंग हो चुकी है।
रेलवेज के क्षेत्र में रोज जहां 11 से 15 किलोमीटर की लाइन लगती थी, वहां आज 16 से 18 किलोमीटर की लाइन लग रही है। और हाईएस्ट रेल रोड ब्रिज बन चुका है, हाईएस्ट आपका रेल रोड टनल बन चुका है। उसी के साथ साथ नए अवसर प्रदान किए गए हैं। नया पहला एम्स वहाँ लग चुका है, IITM लग चुका है, IIM लग चुका है, शिक्षा की संस्थानें बन चुकी हैं। तो पूर्वोत्तर को भारत का एक ग्रोथ इंजन के रूप में प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया है। आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर आने वाले सालों की स्ट्रैटेजी एक एक राज्य के लिए हम बना रहे हैं कि कैसे वह राज्य अपने रीजन में एक नए कंपेरेटिव स्पिरिट के आधार पर बढ़ पाए, भारत में आगे बढ़ पाए और अपने अंतर्राष्ट्रीय सारे नेबर्स के साथ भी, पड़ोसियों के साथ भी एक इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर के रूप में बढ़ पाए। वो स्ट्रैटेजी भी हम बना रहे हैं एक एक राज्य के साथ, और मिलकर पूर्वोत्तर को एक नया ग्रोथ इंजन भारत की इकोनॉमी के रूप में हम लोग स्थापित करेंगे। बिल्कुल। जाते जाते आखिर में आज पीएम नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। आप उन गिने चुने नेताओं में से हैं जिन्होंने पिछले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ भी काम किया, आप वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ भी काम कर रहे हैं। क्या अंतर पाते हैं और आपको पीएम नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का क्या आपने अनुभव लिया है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का एकमात्र संकल्प है, जैसे अर्जुन की आंख उस मछली की आंख के ऊपर होती थी तीर और कमान को लेकर, उसी तरह प्रधानमंत्री जी रात और दिन और रात भारत के विकास और प्रगति के लिए संकलित होकर जो कार्य कर रहे हैं, उससे हम जैसे जनसेवकों में भी नई ऊर्जा आती है। मेहनत, मशक्क़त, परिवर्तन, नई सोच, नई विचारधारा लाने के लिए, और वही एक एनर्जी हम सब में प्रधानमंत्री जी देते हैं, और उसी के आधार पर विकास और प्रगति के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिंधिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सिंधिया साहब जो कि मंत्री हैं दूरसंचार मामलों के, बता रहे कि क्या प्रायोरिटीज़ हैं आने वाले वर्षों के लिए और साथ ही इन 100 दिनों का उनका क्या अनुभव रहा है, सरकार ने क्या क्या अचीव किया है।